कि जहां पर कम तादाद में मुसलमान हैं या गरीब हैं, उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने मकानों को सही कीमत पर रजाकाराना तौर पर बेचे, वहां से अपनी जायदादों को और अपने कारोबार मुंतकिल करे बड़े शहरों में और मुसलमानों के इलाकों में। ये मजबूरी बन चुकी है, ये मजबूरी बन चुकी है। हमको अगर अभी अपनी हिफाजत चाहिए तो आपको कितने तजुर्बे उसके और देखते हैं। आपने गुजरात भी देख लिया, आपने कोकराझाड़ भी देख लिया, आपने मुजफ्फरनगर भी देख लिया, आपने दिल्ली भी देखा। तो आप दिल्ली में भी देखिए, पुरानी दिल्ली 2020 में जो दंगे हुए वो वही हुए जहां मिक्स पॉपुलेशन थी, वही मारा गया। अभी जहांगीरपुरी में जहां कोशिश की गई दंगा करने की और हो नहीं पाया, वहां भी मिक्स पॉपुलेशन है। मिक्स पॉपुलेशन की वजह से ये सब कुछ हुआ। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। कल डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से बात नहीं हो सकी थी, उनकी किसी मसरूफियत की वजह से, लेकिन कुछ ऐसे अहम इश्यूज हैं जिस पर उनसे बात करना जरूरी है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले शाहीन बाग में बुलडोजर आया और वहां से वापस चला गया। कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें यह बता दिया गया कि साहब यहां सब कुछ एनक्रोचमेंट हटा दिया गया है और बुलडोजर वापस चला गया। इसके क्या मानी है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बुलडोजर की कहानी क्या है, इसका सियासी फायदा क्या है, और किन किन लोगों ने इसको अपने सियासी फायदे के लिए या जिसे वो दुश्मन समझते थे उन्हें रोब में लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ताकत के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये भारत में इमरजेंसी के दौर में भी बुलडोजर हुआ, और कई और इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब तो बुलडोजर आपके बहुत नजदीक होकर के गया है, आखिर क्या कुछ था और आप इससे क्या कुछ समझ रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं बुलडोजर के जद के बिल्कुल नजदीक में रहने वाले के तौर पर, और एक जानकार सियासी मुबस्सिर के तौर पर आप इसको कैसे देख रहे हैं? मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं भी कल बुलडोजर की जद में था। यहाँ 9 तारीख को शाहीन बाग में बुलडोजर आना था, तो यहाँ एक हंगामा था। इलीगल एनक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोजर चल रहा है। और अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं तो पूरी दिल्ली में 90% दिल्ली में किसी ना किसी एतबार से इलीगल एनक्रोचमेंट है। फुटपाथ के ऊपर भी है, चलने की जगह नहीं है। आप मार्केट एरियाज में चले जाएं तो सारे मार्केट एरियाज एनक्रोच्ड हैं। तो वो तो यहाँ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर सारे एनक्रोचमेंट यहाँ से हटाने की कोशिश की जाए, इलीगल एनक्रोचमेंट, तो कम से कम 20 साल लगेंगे एनक्रोचमेंट हटाने में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। और एक दूसरी चीज है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। तो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे इख्तियार में ही नहीं आता। वो 2000 कॉलोनी दिल्ली में है जो जिनको अनऑथराइज कहा गया था, फिर अप्रूव हो गई। तो अब इतना बड़ा मसला दिल्ली में है जो 80 के दहाई में 50 लाख की पॉपुलेशन थी, पिछले 40 साल में वो 4 गुना हो गई, 2 करोड़ से ज्यादा हो गई, और दिल्ली उतनी ही है जितनी थी। तो ऑब्वियसली लोगों को रहने के लिए जगह भी चाहिए और एनक्रोचमेंट भी होंगे। इसका इलाज ना एमसीडी के पास है ना किसी और के पास है। अनऑथराइज पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है, और ये एमसीडी वो एमसीडी है कि जो अभी सड़कों से कूड़े का एनक्रोचमेंट नहीं हटा सकती है।
कूड़ा हटाना एमसीडी का काम है, कूड़े का एनक्रोचमेंट हटा नहीं सकी है, मलबे पड़े हुए अक्सर सड़कों पे वो नहीं हटा सकी है, ये एमसीडी एनक्रोचमेंट हटाएगी। और इसका इस्तेमाल क्या है वो देखिए कि जहांगीरपुरी में एक फिसाद हुआ और 40 मिनट के अंदर वो फिसाद कंट्रोल हुआ। वो जब कंट्रोल हो गया तो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्टेट के ऑफिस से स्टेट प्रेसिडेंट ने एक खत नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर को लिखा और उसको लिखा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जो अतिक्रमण यानी जो तजावुजात है उसको गिराया जाए। ये एमसीडी का फैसला नहीं था, ये फैसला दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सदर का था, जिन्होंने जहांगीरपुरी में क्योंकि एमसीडी पे कब्जा है, तीनों एमसीडी पे बीजेपी का, तो उन्होंने भेजा और उसके बाद बाकायदा एक शेड्यूल बना तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कि साफ साफ कराएंगे। और दूसरे नंबर पे यहाँ शाहीन बाग आ गए। शाहीन बाग से लोगों ने पहले ही अपने तजावुजात हटा दिए थे, जब शेड्यूल आया एमसीडी का हट गए, तो नतीजे में कुछ नहीं मिला। बुलडोजर आया और बेनीलो मराम नाकाम वापस चला गया। तो इससे जो कल सारा दिन बहस हुई उसमें दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो बीजेपी के प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट बाद में आया शाहीन बाग से बुलडोजर के नाकाम वापस जाने के बाद, वो स्टेटमेंट हाईली कम्युनल था, जिसमें उन्होंने अगेन बांग्लादेश, रोहिंग्या और आतंकवाद तक की बात कर ली। अरे भाई, आप इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने आए हैं, इसका आतंकवाद से और रोहिंग्या से और उससे क्या लेना देना है, उस पर बहस अलग से कर लीजिए, इससे इंटेंशन जाहिर होता है। तो यहाँ ये बात निकल के आती है जहांगीरपुरी और शाहीन बाग, और पर्टिकुलरली शाहीन बाग क्यों और बुलडोजर क्यों, तो दो अलग अलग चीजें हैं जिनको समझना चाहिए। एक चीज है बुलडोजर। बुलडोजर की एक तारीख है सारी दुनिया में। बुलडोजर का मतलब है ताकत, सिंबल है बुलडोजर, अलामत है, ताकत की अलामत है। और वो किन मानों में है कि सबसे पहले बुलडोजर इस्तेमाल किया हिटलर ने जर्मनी में 1937 के आसपास, और उसने ज्यूज की कॉलोनियों को बेदरीक ढाया था उस वक्त। इसको आप कह सकते हैं कि भले ही ये कहानी हो, लेकिन बुलडोजर को ताकत की अलामत के तौर पर और बेजा ताकत यानी दस्तूर को बुलडोज करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अलग हटके एक्स्ट्रा जुडिशियस, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ और ताकत का मुजाहिरा बुलडोजर कहलाता है। सियासत में बुलडोजर की डेफिनेशन यही है। तो ये जो योगी ने बुलडोजर का इस्तेमाल करना शुरू किया, ये हिटलर से जो है उन्होंने सबक लिया है। हिटलर का सबक पढ़ के उन्होंने वहां बुलडोजर चलाया था। दूसरा बुलडोजर के जो भारत के अंदर की तारीख है वो है इंदिरा गांधी की तारीख। 1976 में जब इमरजेंसी लगी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मंसूख कर दिया गया, मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई, संजय गांधी को लामहदूद इख्तियारात हासिल हो गए, एक्स्ट्रा पार्लिमानी इख्तियारात को हासिल हुए, तो उन्होंने कहां बुलडोजर चलाए? उन्होंने मेजर बुलडोजर चलाए जामा मस्जिद पे ब्यूटिफिकेशन के नाम पे कि हम खूबसूरत बनाना चाहते थे। उन्होंने तुर्बान गेट पर चलाया, उन्होंने सराय खलील में चलाया और दिल्ली के चंदिला, यानी ज्यादातर ये इलाके जो डेंसली पॉपुलेटेड मुस्लिम एरियाज थे वही चला। अब आप देखिए 1976 में 500 लोग तुर्कमान गेट पे अकेले मारे गए एक दिन में पुलिस की गोलियों से, और ना मीडिया को वहां जाने की इजाजत दी गई, ना किसी और डिपार्टमेंट को, कोई सुनवाई नहीं। 500 लोग मार डाले गए। कौन था मारने वाला? जगमोहन, जो डीडीए का वाइस चांसलर, नवीन चावला जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी थे, और रुखसाना सुल्तान थी, संजय गांधी थी, और एक कोई अफसर और था, मुझे पुलिस के कमिश्नर थे पीएस भिंडर। बड़ा टेरर था भिंडर का इमरजेंसी के जमाने में। तो ये लोग थे जो बाद में इनाम के तौर पर 500 मुसलमानों की शहादत के इनाम के तौर पर डीडीए के उस बदनाम वाइस चेयरमैन जगमोहन को दिल्ली का गवर्नर बना दिया गया, और उन्होंने उसके बाद दिल्ली में जो कुछ किया सबको मालूम है। और यही बदनाम आदमी वहां जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बन गया 1990 में, और इसने वहां से कश्मीरियों के साथ मिलकर जो साजिश की दुनिया जानती है। और फिर यही बदनाम आदमी बीजेपी के जमाने में आके यहाँ एक कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, जो सब आरएसएस के लोग थे। तो सबक कहां से पढ़ा है?
मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बुलडोजर का सबक पहले हिटलर और उसके बाद इंदिरा गांधी, और इत्तेफाक यह है कि 13 अप्रैल 1976 को इंदिरा गांधी ने बुलडोजर चलाया था तुर्कवार गेट पे, और 17 अप्रैल 2022 को जागीरपुरी में भी बुलडोजर चला। तो ये बड़ी सिमिलरिटी है बुलडोजर की कहानी की। तो ये बुलडोजर एनक्रोचमेंट हटाने के लिए अगर हो तो बहुत अच्छा है, एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी तजावुजात गैर कानूनी है, चाहे जिसके भी हो, जैसे भी हो, लेकिन अगर आप उनका सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके जरिए आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक साइड रख के और ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, तो फिर डेमोक्रेटिक फोर्सेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस ताकत के मुजाहरे का इनकार करें। ये इनकार मुख्तलिफ जगहों पे नहीं हुआ, यूपी में नहीं हुआ, ताकत का मुजाहरा यूपी में किया, लेकिन लोगों ने जमहूरी हुकूक का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन शाहीन बाग में उस ताकत के मुजाहरों को रोकने का जमहूरी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, गैर कानूनी तजावुजात को अपने आप हटाया गया, नाजायज आने वाले बुलडोजर को नाकाम एक जमहूरी प्रोसेस के जरिए अवाम ने, जमहूर ने अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करते हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए उसको वापस भेज दिया। तो शाहीन बाग ने 2 पैगाम दिए। एक पैगाम पहले दिया एनआरसी के मौके पे और सीए के मौके पे, जिसमें सारी दुनिया ने उसको कवर किया था और उसको एक सिंबल माना था शाहीन बाग को, डेमोक्रेसी का। और दूसरा सिंबल कल 9 मई को बना कि जब एक ताकतवर हुक्मरान की ताकत की अलामत के तौर पर आए बुलडोजर को यहाँ जमहूरी तरीके से वापस भेजा गया। अच्छा, इसके बीच में मैं ये समझना चाहूंगा डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब के, देखिए हमने आपने सभी ने एक अच्छी खासी उम्र गुजारी है, हालात जानने समझने, सियासत में क्या होता है, सरकार में क्या होता है। मुस्लिम इलाकों में तो वैसे भी सादा ड्रेस में बहुत लोग पुलिस वाले और खुफिया वाले घूमते रहते हैं। क्या ये बुलडोजर लाने वालों को पता नहीं था कि यहाँ पहले एनक्रोचमेंट हटा लिए गए हैं, उसके बावजूद बुलडोजर क्यों लाया गया? आखिर इसका क्या मकसद था? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि वहां बुलडोजर की जरूरत नहीं है, या कोई खास मैसेज देने की कोशिश थी? ये बहुत दिलचस्प सवाल किया आपने काफी साहब। ये इन मानों में दिलचस्प है कि यहाँ से तो ईद के 2 दिन पहले, 2 मई से पहले यहाँ से सारे तजावुजात हटा लिए गए थे और किस्सा खत्म हो चुका था। इसकी इत्तला एमसीडी को रही होगी यकीनी तौर पर, वो लोग आके देख गए थे। इसके बावजूद भी बुलडोजर आया, इसलिए मैंने उसे आने को नाजायज कहा कि उनको इत्तला थी कि सारे इलीगल एनक्रोचमेंट हट चुके हैं, इसके बावजूद आए, इसलिए मैंने उनको नाजायज कहा। दूसरी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले 4-5 जगह, यानी जागीरपुरी के बाद 4-5 जगहों पर बुलडोजर चला, संगम विहार में भी चला और उत्तम नगर में भी चला, कुछ और कॉलोनियों में दिल्ली की बुलडोजर चला। कहीं एक खबर कहीं दूर से दूर तक नहीं आई, कहीं नहीं आई। लेकिन शाहीन बाग में बुलडोजर 9 तारीख को चलना है, ये शेड्यूल दे रखा है एमसीडी ने पहले से कि किस इलाके में कहाँ कब बुलडोजर चलना है। तो शाहीन बाग में 9 तारीख को चल रहा है, सबको पता है। आप यकीन कीजिए 8 तारीख की शाम को 6 बजे के बाद से कोई टेलीविजन चैनल ऐसा नहीं था दिल्ली में जिसने मुझे फोन न किया हो कि जनाब कल शाहीन बाग में बुलडोजर चलने वाला है और आपको हमारी डिबेट में शरीक होना है। 8 तारीख को शाम से ये फोन मेरे पास आ रहे थे, तो हम तो उसी दिन समझ गए कि कल कोई बड़ा ड्रामा होने वाला है। और सुबह को 9 बजे से मीडिया का हर बड़ा चैनल शाहीन बाग में मौजूद था और बुलडोजर के ऊपर चढ़ चढ़ के वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। सारा दिन उन्होंने वो एक कहानी चलाई और उसके बाद रात को शाम 4 बजे के बाद से कंटिन्यूअस 11 बजे तक शाहीन बाग पर वो प्रोग्राम किए। तो ये एक प्री स्क्रिप्टेड ड्रामा था। और मैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की नूरा कुश्ती थी। इसमें यहाँ के एमएलए साहब भी इन्वॉल्व थे और जाहिर है आम आदमी पार्टी यहाँ असेंबली में ऊपर आए वो भी इन्वॉल्व थी और बीजेपी भी। और ये नूरा कुश्ती क्यों थी? ये इसलिए थी कि ये इलाका शाहीन बाग हो या जागीरपुरी, जो बड़े मुस्लिम पॉकेट्स हैं दिल्ली में, वो आम आदमी पार्टी से बदतर है। आम आदमी पार्टी से बदतर हो तो दिल्ली में 3 पॉलिटिकल फोर्सेस है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अगर मुसलमान तो बीजेपी का वोटर नहीं है, ये तो सभी जानते हैं,
कि 90% से ज्यादा मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते। ये बात बीजेपी भी जानती है। तो शाहीन बाग का वोटर या ओखला का वोटर या जागीरपुरी का वोटर या सीलापुर का वोटर या जा मस्जिद का वोटर बीजेपी को वोट नहीं देगा, ये बीजेपी भी जानती है। और आम आदमी पार्टी से उसका मोह भंग हो गया है, तो वो किधर जाएगा? वो जाएगा कांग्रेस की तरफ। और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बीजेपी ने दे रखा है, तो कांग्रेस को ताकत मिल जाएगी दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, कम अज कम इन इलाकों में। तो वहां से वापस डाइवर्ट करना आम आदमी पार्टी की तरफ, ये एक बड़ा प्लान है बीजेपी का, जिसके लिए वो बुलडोजर का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। एक्चुअली तो पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हैं ये इस किस्म के बुलडोजर के। वरना आप देखिए तजावुजात के नाम पर हटाया क्या है, कोई बहुत बड़े नुकसान कहीं भी नहीं हुए। ओखला में तो एक भी कुछ नहीं किया। जहांगीरपुरी में जो ठेले उठा के ले गए, कुछ छज्जे उठाए, कोई बहुत बड़े नुकसान नहीं किए। मैसेज जनरेट किया, बाइनरी बनाई, एक नैरेटिव बनाया कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने आके हमको बचाया जो टूटने वाला था, ताकि कांग्रेस की तरफ जाता हुआ मुस्लिम वोट वो वापस खींच सके। और आम आदमी पार्टी को भी सूट करता है कि उसका जो एक मेजर वोट चंक उनसे खिसक रहा है वो वापस आ जाए। तो ये पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस भी हैं और भारत दोनों हाथ में लड्डू है। कम्युनलाइज भी कर रहे हैं बीजेपी और मुस्लिम वोट को, जैसे यूपी में किया। यूपी में जानबूझ के मुस्लिम वोट को घेर के और 90% से ज्यादा समाजवादी पार्टी के खाते में डालने का फायदा बीजेपी को हुआ, जो मैं पूरे इलेक्शन के वक्त में कहता रहा, यूपी इलेक्शन के। और यही काम उसी अंदाज से, उसी हिकमत अमली के तहत अब दिल्ली में बुलडोजर के जरिए करने की एक कोशिश की जा रही है। तो ये सबको पता था, एक फोटो अपॉर्चुनिटी थी, फोटो फिनिश था शाहीन बाग में जो कुछ भी हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं था। और डूरा कुश्ती थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। अच्छा, आपने सियासी तो बहुत सी चीजें बता दी, इसके मुख्तलिफ एंगल और क्या क्या सियासी तौर पर बुलडोजर का क्या इस्तेमाल हुआ, लेकिन एक खास बात मैं समझना चाहता हूं। मैं भी तकरीबन 40 साल से जर्नलिज्म में हूं और बहुत से ऐसे मौके देखे हैं जहां बड़ा ही पारा गर्म होता है। इस बार तो आपने जैसा कि बताया कि आपको मीडिया के लोगों ने एक दिन पहले से बात करनी शुरू कर दी थी और उस दिन भी मीडिया के लोग बड़े उछल कूद करके उसके आसपास नजर आ रहे थे, बुलडोजर के आसपास। लेकिन जब बुलडोजर ना चल सका, वापस चले गए, तो आखिर क्या कुछ उनका एक तरह से साइकोलॉजिकल लेवल क्या था और बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या दिखा रही थी, और जो एक दिन पहले से जोश था क्या वो जोश बाकी रहा? आखिर क्या हुआ उस गोदी मीडिया का जो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से, बुलडोजर से ज्यादा एग्रेसिव होकर के वो वहां पर नजर आ रहे थे? देखिए, दिन में जब ये कर रहे थे 10:30 बजे यहाँ पर बुलडोजर आया, उससे पहले से यहाँ रिपोर्टिंग हो रही थी और ये बता रहे थे कि बुलडोजर आने वाला, बहुत जोश, बहुत ज्यादा जोश। और अब ये आया, वो आया, फिर बुलडोजर आया 10:30 बजे, तो सब लोग पीछे दौड़े, सारे कैमरे वाले जो है दौड़ दौड़ के बुलडोजर के पीछे भाग रहे थे। और उसके बाद वहां पर एक शटरिंग लगी हुई थी पेंट करने के लिए, किसी बोर्ड को रिपेयर करने, देखिए ये है, बहुत जोश के साथ थे। और उसके बाद जो वो एक अजीब सी कैफियत हुई कि बुलडोजर का जो फ्रंट पॉइंट होता है, जो क्रैक करता है, वो एकदम से गिरा और कहा कि अभी देखिए कहीं जाने वाले। ये उम्मीद थी मीडिया को कि कहीं बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन एमसीडी के पास लिस्ट में किसी भी दूसरी जगह का कोई नाम ही मौजूद नहीं था कि कहां पर है, कहां पर कर रहा है, कोई नाम नहीं था। वो वापस जाने लगा। तो शाम के वक्त की जो डिमोरलाइज होने के बाद जो डिबेट हुई 4 बजे से 11 बजे रात तक, उसमें उस पूरे मामले को जोड़ा गया कम्युनलिज्म के साथ और फिर एक बहुत खराब और कम्युनलाइज वर्ड इस्तेमाल किया गया कि मिनी पाकिस्तान। एक्चुअल इंटेंशन ये था कि शाम के वक्त में शाहीन बाग को एक सिंबल दिखा के कि मुस्लिम गैटो है, यहाँ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, यहाँ भारत सरकार का कानून नहीं चलता, यहाँ भारत सरकार की पुलिस बेबस हो जाती है, यहाँ से बुलडोजर को वापस जाना पड़ता है। तो ये एक मिनी पाकिस्तान है और ऐसे मुस्लिम एरिया पूरे मुल्क में मिनी पाकिस्तान है। ये इंप्रेशन रात भर जनरेट किया जाता रहा, बाइनरी बनाई जाती, और यही एक्चुअल पर्पस था उसका। और मैं समझता हूं कि मीडिया हाउसेस पर और
एक जो बीजेपी के लीडर्स का था ये बयान, ये मिनी पाकिस्तान है, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट का भी और उनके एक्स एमएलए का भी बयान ये आए हैं, ये रिकॉर्ड पर है। तो ये लफ्ज इतना खतरनाक और गलत है कि गैर कानूनी मैं इसे समझता हूँ, और इस लफ्ज के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि आप मुस्लिम डोमिनेटिंग गैटोस सलाम, भाई कोई मुसलमानों की बहुत पहुंच कॉलोनीज तो मुल्क में कहीं है नहीं, बहुत ज्यादा तो है नहीं, इक्का दुक्का कहीं होगी, ज्यादातर हम गैटोस में रहते हैं। गैटोस क्या होता है? गैटोस होते हैं एक इलाका होता है जिसे हम स्लम कहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी इलाका होता है, ज्यादा मुसलमान उन्हीं में रहते हैं, और उस एक पॉश कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के बीच जो दरमियाने दर्जे की एक आबादी होती है उसे गैटो कहते हैं। तो मुसलमान गैटोज में रह रहे हैं, जहां पर सिविक एम्यूनिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एम्यूनिटीज बहुत कम होती है, सरकारी सुविधाएं, साफ सफाई का इंतजाम, पार्किंग का इंतजाम, मार्केट का इंतजाम बहुत कम होता है, उसको गैटो कहते हैं। सरकार को जो चीजें यहाँ देनी चाहिए वो दे नहीं रही है, तो ये गैटो बना के उस गैटो को भी आप मिनी पाकिस्तान कह के मजीद सर्विसेज उसकी रोकना चाहते हैं। ये क्रिमिनल एक्ट है कि आप लाखों की वो आबादी जो इस किस्म की बस्तियों में रहती है उसे आप गैटो कह के मिनी पाकिस्तान कहेंगे, तो आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को भारत की आप पाकिस्तानी कह के गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जुर्म है। जी, आपने कुछ बातें बहुत ही अहम बताई। अब ये बताइए कि देखिए, एक तरफ तो घेटों में रखने के लिए मजबूर किया जाता है फसादात के जरिए और दूसरे तरीकों से, और उसके अलावा पॉश एरियाज में अगर मुसलमान प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो उसको वहां डिस्करेज किया जाता है, उसको प्रॉपर्टी ना ले वो ये मजबूर किया जाता है। इसके अलावा अच्छे स्कूलों में एडमिशन एक मुसलमानों के लिए मसला है, बहुत लंबे अरसे से उस पर कभी डिस्कस डिबेट नहीं होता, लेकिन हर आदमी उस तकलीफ से गुजरता है जब कोई अच्छे स्कूल में मुसलमान एडमिशन कराना चाहता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, और मुझे मुजफ्फरनगर याद है, मुजफ्फरनगर के जब फसादात हुए अखिलेश की सरकार के दौरान, तो उस वक्त जमीयत उलमा हिंद जंगल में जाकर के जमीन खरीद करके वहां बसा दिया गया। सरकार ने उनसे एफिडेविट ले लिया कि आप ये पैसे लीजिए मुआवजे के तौर पर और कभी वापस नहीं ना आ जाइए। तो ये आखिर क्या कुछ है, कहां तक जाएगा ये सिलसिला? देखिए, एक प्रोसेस है। मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ हूं और यही पला बड़ा हूं। हमने ये देखा कि जिस मोहल्ले में पुरानी दिल्ली के मैं पैदा हुआ था, उस मोहल्ले में हमारे आस पड़ोस में भी बहुत से हिंदू बरादरान भी रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, पर्टिकुलरली 76 के बाद से 80s ऑनवर्ड, हमने एक प्रोसेस देखा है जो पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म है। वो ये कि इन इलाकों में जो हमारे हिंदू बरादरान हमारे पड़ोसी रहा करते थे, जिनसे हमारे दांत कांटे संबंध थे, यानी ये कि हम सब एक दूसरे के दुख सुख में भाई बहनों की तरह शरीक थे, ये ताल्लुकात मेरे अपने थे, मेरी फैमिली के थे, पुरानी दिल्ली में रोजगरान के इलाके में। लेकिन उन सबने उसी 80s के आसपास से मकान बेचने शुरू कर दिए मुसलमानों के हाथों, और वो किसी पूरे हिंदू पॉकेट पे जाके, जो ऑब्वियसली जो कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है दिल्ली में, तो बहुत प्रोमिनेंट है कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, बॉम्बे में है या बेंगलोर में, जितने बड़े शहर हैं उनमें आप ये सब चले गए। आज आप किसी भी, आप जामा मस्जिद के इलाके में अगर दिल्ली में चले जाएं, वहां हमारे जितने हिंदू भाई रहते थे अक्सर वहां से चले गए। उसके बाद दरियागंज के इलाके में जो हमारे बहुत ही मतलब बहुत ही कीमती लोग जो वहां बनिए रहा करते थे, पंडित रहा करते थे, जो यहाँ की तहजीबी विरासत का एक बहुत बड़ा सरमाया है, उन्होंने भी वहां से बेच के और मुसलमानों को बेच दिए वो मकान बड़ी ऊंची कीमत पे। 76 में इमरजेंसी जब लगी और बुलडोजर चला सराय खलील में, उनको बहुत दूर इधर रोक पे जाके बसाया गया। उसके चारों तरफ जो हमारी गैर मुस्लिम आबादी थी, बहुत जल्दी उन्होंने 76 तो वो था ही, 80s के बाद बहुत हाई कॉस्ट पे उन लोगों ने वो मकानात बेचे और दूसरी जगहों पर वो जाके आबाद हो गए। तो ये एक प्रोसेस सन 80 से आगे मुस्तकिल चल रहा है कि जिसमें जो मिक्स पॉपुलेशन थी, वहां से हिंदू बरादरान ने अपने मकानात बेचे और वो अपने ही पॉकेट्स पे जाके रहने लगे। ऑब्वियसली
ये बिल्कुल प्लान वे में है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इंसिडेंटली ऐसा हो रहा हो, बल्कि आरएसएस की स्ट्रेटेजी और प्लान का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है के तहत ये हुआ। अब दूसरा सवाल आपका कि मुजफ्फरनगर आपने मिसाल दी, मुजफ्फरनगर से पहले की एक मिसाल गुजरात की है, 2002 के राइट्स। और राइट्स जहां भी हुए 90s के बाद में, आमतौर पर आप 1990 के फिसादों को अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर आप पाएंगे कि जानी नुकसान कम हुआ मुसलमानों का, लेकिन बड़ी तादाद में मुसलमानों को अपने घर छोड़ के वहां से हिजरत करनी पड़ी। और ये वो इलाके थे जहां पर वो मिक्स पॉपुलेशन के तहत रह रहे थे और बहुत बड़े हिंदू पॉकेट्स में थोड़े से मुसलमानों की आबादी है। तो आप देखिए, एक प्रोसेस ये है कि जहां बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है और थोड़े से हिंदू है, वहां से हिंदुओं ने रजाकाराना तौर पर अपने मकानात को बेचा और हिंदू इलाकों में चले गए। जहां पर छोटी मुस्लिम आबादियां थी, वहां फिसाद के जरिए उनको वहां से निकाला गया। तो ये क्लिनजिंग हो रही है और ये फेज बैनर में, प्लान्ड वे में ये क्लिनजिंग हुई है। ये कोई इंसिडेंटल नहीं है। और आप जमीयत उलमा जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जमात इस्लामी भी उसमें शरीक है, मुशावरत भी उसमें शरीक है और कुछ इंडिविजुअल्स भी उसमें शरीक हैं। वो इस प्रोसेस को समझते हैं या नहीं समझते, मुझे नहीं मालूम कि उनकी समझदारी वो है या नहीं है। लेकिन जो आरएसएस चाहता था कि लार्ज मुस्लिम हिंदू पॉकेट में से स्मॉल मुस्लिम पॉपुलेशंस को निकाल के बाहर कर दिया जाए और उनके बराबर में सलम कायम कर दिए जाए, वो काम जमीयत उलमा और ये मुस्लिम तंजीमों ने आरएसएस का करके दे दिया बहुत अच्छे तरीके। और आज तक वो प्रोसेस जारी है। और मजे की बात यह है कि चंदा भी मुस्लिम कम्युनिटी, इनमें से किसी एक तंजीम की ये जुर्रत नहीं हुई आज तक कि सरकार से कहते कि या तो इनको वही बसाओ और इनको सिक्योरिटी फराहम करो और जो इनके मकानात जले हैं इनके मुआवजे दो। ये मांगना हमारा कानूनी इख्तियार है। किसी एक तंजीम ने आज तक 1990 के बाद से लेकर आज तक अगर ये बात कही हो तो मुझे बता दीजिए, नहीं कही गई। बल्कि चंदा लिया मुल्क के अंदर से भी और मुल्क के बाहर से भी, सैकड़ों करोड़ रुपए के चंदे लेके ये स्लम्स बसा के मुसलमानों के हवाले करने का काम करके आरएसएस की तायद की ओर आप देख रहे हैं। क्या ईद मिलन की पार्टियां, यही तंजीमें बहुत बड़े पैमाने पर 7 स्टार और 5 स्टार होटल्स में करते हैं। मुल्क की एलीट वहां होती है और बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले वहां मेहमान होते हैं इन्हीं तंजीमों के दरबारों में। तो अब मैं इस सिलसिले में क्या अर्ज करूंगा, ये तो प्रोसेस है आरएसएस का, जिसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने एक्सेप्ट भी किया है, एडमिट भी किया है, प्रमोट भी किया है। अच्छा, आपने शाहीन बाग से 2 मैसेज लेने की बात कही है। 2 मैसेज क्या है? एक तो सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट की शक्ल में जो शाहीन बाग से मैसेज मिला था, और एक बुलडोजर पॉलिटिक्स को किस तरह से शाहीन बाग ने एक तरह से नाकाम किया है। तो इससे क्या कुछ मैसेज मिला दुनिया के मुसलमानों को, मुल्क भर के मुसलमानों को? आखिर इसका थोड़ा सा और जरा गहराई से बताइए कि आखिर शाहीन बाग के क्या मानी है पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए। देखिए, मैंने 4-5 साल पहले ये बात कही थी, आज की बात नहीं है। हमने तो इसको उसी वक्त स्टडी किया था जब ये चल रहा था। और खास तौर पर 2012 में जब कोकड़ाझाड़ से 5 लाख मुसलमान रमजान के महीने में बाहर निकाल दिए गए थे, तब मुझे ये स्ट्राइक हुआ था कि क्या हो रहा है। तो डेमोग्राफिक चेंज करने का मसला था वहां पर बोडोस का, तो उसको स्टडी किया तब समझ में आया। मैंने कई साल पहले अपने एक वीडियो में मुसलमानों से ये अपील की थी कि जहां पर कम तादाद में मुसलमान हैं या गरीब हैं, उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने मकानों को सही कीमत पर रजाकाराना तौर पर बेचे, वहां से अपनी जायदादों को और अपने कारोबार मुंतकिल करे बड़े शहरों में और मुसलमानों के इलाकों में। ये मजबूरी बन चुकी है, ये मजबूरी बन चुकी है। हमको अगर अभी अपनी हिफाजत चाहिए तो आपको कितने तजुर्बे उसके और देखते हैं। आपने गुजरात भी देख लिया, आपने कोकड़ाझाड़ भी देख लिया, आपने मुजफ्फरनगर भी देख लिया, आपने दिल्ली भी देखा। तो आप दिल्ली में भी देखिए, पुरानी दिल्ली 2020 में जो दंगे हुए वो वही हुए जहां मिक्स पॉपुलेशन थी, वही मारा गया। अभी जहांगीरपुरी में जहां कोशिश की गई दंगा करने की और हो नहीं पाया, वहां भी मिक्स पॉपुलेशन है। मिक्स पॉपुलेशन की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो ये
ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में अगर मुसलमानों को अपनी हिफाजत चाहिए तो उनके लिए ये जरूरी है कि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, थोड़ा सा वक्त रह गया। मैं 10 साल से कह रहा हूँ एक बात लगातार, और वो दिन रोज बरोज करीब आ रहा है और अब सबको दिखने लगा है, पहले जो नहीं दिखता था। तो आप अपने जो मफादात हैं उसे उन छोटे पॉकेट पे से हटाए, बड़े पॉकेट पे लेकर आए, तो आप किसी हद तक महफूज होंगे। ये करना बहुत जरूरी है। और अगर आपके अंदर जुर्रत है, आपके अंदर तंजीमें मौजूद हैं, आपके पास जमीयत उलमा से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आपको मुतालबा करना चाहिए कि मुकामी इंतजामिया वहां आपकी हिफाजत को इंश्योर करे। इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अगर आप छोटी ले भी ले, तब भी मेरा पहला मशवरा ये होगा कि जिस तरह गैर मुस्लिम बरादरान ने हमारे मुस्लिम मोहल्लों से नकल बकानी की और अच्छी कीमत लेके तो पहले से पहले निकल गए, आपको भी ये तरीका कार इख्तियार करना चाहिए। वक्त बहुत कम है, जितनी जल्दी मुमकिन हो वो कर लिया जाए। ये मेरा मशवरा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अहम निकात पर आज रोशनी डाली। एक तो ये बताया कि बुलडोजर पॉलिटिक्स जर्मनी के हिटलर की जमाने से शुरू हुई। हिंदुस्तान में इमरजेंसी 1976 में इंदिरा गांधी के जरिए बाकायदा उसका इस्तेमाल हुआ, जिसमें तुर्कमान गेट और सराय खलील और कई मकामात पे जो बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ उसके बारे में आपने बताया। और उसके अलावा आपने ये भी बताया कि शाहीन बाग के मुल्क के लोगों के लिए क्या मानी है और शाहीन बाग को क्यों गोदी मीडिया और आरएसएस और बीजेपी के लोग मिनी पाकिस्तान क्यों कहना चाहते हैं। इसके अलावा आपने ये भी बताया कि जो लोग पॉश एरियाज में या दूसरे इलाकों में रहते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टीज बेच करके मुसलमान आबादी वाले इलाकों में रहें। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है, क्योंकि जो मुल्क को गंगा जमनी तहजीब के तौर पर देखते आए हैं, जो अपने गैर मुस्लिम और हिंदू दोस्तों के बीच में रहते हुए आए हैं, उनसे अगर कोई कहा जाए कि आप अपना मकान बेच करके और किसी मुसलमान इलाके में ही चले जाएं, यानी घेटों में रहने के लिए उन्हें भी मजबूर किया जाए, तो ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आपने हमें बहुत सी बातें बताई हमारे दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि तस्लीम रहमानी साहब बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और खुल करके डिस्कस करते हैं ताकि लोगों को सब कुछ बताया जा सके। और जो बातें उन्होंने जमीयत उलमा और जमात इस्लामी के बारे में भी बताई, वो बहुत ही हकीकत ऐसी है कि बहुत लोग अब भी उसको डिस्कस करने से बचते हैं, सिर्फ इस ख्याल में कि साहब ये मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन तकलीफ जब होती है जब आरएसएस के और बीजेपी के प्लान पर ही ये तंजीमें भी काम करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।